गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गुडविल की पास्ट एडजस्टमेंट्स। देखो, गुडविल को कैलकुलेट करते समय हमारे पास उसके प्रॉफिट्स के अंदर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी होती हैं और उन एडजस्टमेंट्स को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था? इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने की: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इस पिछली वीडियो के अंदर हमने इन तीनों मेथड्स को समझा था और इनके नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे। बट गुडविल के अंदर कुछ क्या होती है, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है हमें उस गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए। तो वो एडजस्टमेंट्स हमने इस वीडियो के अंदर क्या करनी है, देखनी है। तो उस एडजस्टमेंट को देखने से पहले तो हमें इन 3 चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, व्हाट इज एबनॉर्मल गेन और व्हाट इज नॉर्मल एक्सपेंस। देखो, एक होते हैं नॉर्मल खर्चे, एक होते हैं एबनॉर्मल खर्चे। तो कोई भी बिजनेस के नॉर्मल खर्चे वो खर्चे होंगे जो बिजनेस से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, जो उस बिजनेस के क्या है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, उसके बिजनेस उस बिजनेस का काम नहीं चल सकता। तो अगर नॉर्मल से हम बात करें कि एक कपड़ों का बिजनेस है, एक गारमेंट्स का बिजनेस है, और उस बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होंगे, जो दुकान का रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है ना, और जो रॉ मटेरियल उन्होंने परचेज किया होगा उस कपड़े को बनाने के लिए, ये सारी चीजें क्या होंगी, उस दुकान की नॉर्मल एक्सपेंसेस होंगे। और व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस और व्हाट इज एबनॉर्मल गेन। देखो, एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होगा जो नुकसान तो आपको इस साल बिजनेस को हुआ है बट वो बिजनेस से रिलेट नहीं करता, यानी कि उस बिजनेस के लिए, उस कपड़े की दुकान के लिए वो खर्चे, नुकसान जो था वो रेलिवेंट नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम कि लेट्स से एक गारमेंट की शॉप है और उस गारमेंट की शॉप के अंदर एक सामान पड़ा था, उसको क्या लगी, थोड़ी सी आग लग गई। अब क्या ये हमारे नॉर्मल खर्चे हैं कि एबनॉर्मल खर्चे हैं? क्या ये हमारा हर रोज, हर महीने का या हर साल का खर्चा है? नहीं। स्टॉक को आग लग गई, स्टॉक का नुकसान हो गया, सामान डूब गया, ये कभी कभी खर्चे होते हैं। तो दीज आर अवर एबनॉर्मल लॉसेस। लाइक अगर मैं बोलूं आपको कि हमारे पास एक मशीनरी पड़ी थी और उस मशीनरी को बिजनेस ने क्या कर दिया, बेच दिया, और उस बेचने से उसको 40,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये लॉस जो है, नुकसान तो है, हाँ, बिजनेस का नुकसान भी है, और इस साल इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे। लेकिन जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो इन चीजों को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज गुडविल जो है वो हमारी कैसे निकलती है, हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स। तो कोई भी, किसी भी व्यक्ति को अगर हमारे बिजनेस में एडमिट करना है हमें, तो हमें क्या निकालनी पड़ती है, गुडविल निकालनी पड़ती है। और वो जो गुडविल निकलती है वो कैसे निकलती है, वो निकलती है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से। तो अगर हम किसी को वो प्रॉफिट दिखा रहे हैं जिसमें एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, तो क्या ये जेन्युइन प्रॉफिट है? नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको कि पिछले साल हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, और उसकी इस प्रॉफिट के अंदर हमारे पास 1 लाख रुपए की जो हमने मशीनरी बेची थी प्रॉफिट के ऊपर, वो भी क्या है, इसके अंदर इंक्लूड है। यानी कि हमारे पास एक पुरानी गोडाउन के अंदर मशीनरी पड़ी थी, हमने उसको 1 लाख के प्रॉफिट के अंदर क्या कर दिया, बेच दिया। तो एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो हमें जेन्युइन बिजनेस करके कितना प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का। और ये जो 1 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है, ये बिजनेस करके तो हुआ नहीं। ये जो प्रॉफिट हुआ है हमारा, ये कौन सा है, एबनॉर्मल गेन है हमारा। तो इस एबनॉर्मल गेन को नॉर्मली, तो अगर हम देखें कि हाँ, प्रॉफिट के अंदर तो ये 3 लाख का प्रॉफिट शो होगा, बट जब हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है तो इस इबनॉर्मल गेन को अपने बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। बिकॉज जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे हमारे जेन्युइन प्रॉफिट से मतलब है, उसे हमारे एबनॉर्मल गेन से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे तो लेट से कोई कंपनी 5 लाख रुपए के नुकसान में चल रही है, बट उसने अपनी इस साल क्या करी, 10 लाख रुपए की मशीनरी प्रॉफिट के अंदर बेच दी, तो उसका नेट प्रॉफिट तो 5 लाख शो होगा। तो ऐसे तो कोई व्यक्ति उसके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो वो तो एक तरीके से लॉस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो जेन्युइन बिजनेस है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो जेन्युइन बिजनेस करेगा। इस बिजनेस से तो कोई मतलब ही नहीं है, मशीनरी आप कब तक बेच लोगे, दीज आर फिक्स्ड एसेट्स। तो ये होती है हमारे पास वो सारे एक्सपेंसेस जो हमें क्या करने हैं, इग्नोर करने हैं, और ये सारी हमारी क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं। तो एबनॉर्मल लॉस हमारे कौन से होते हैं, कौन सा वो नुकसान होता है जो हमारे बिजनेस से रेलिवेंट नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। कोई आपने कंपनसेशन कर दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, यानी कि किसी व्यक्ति ने आपकी कंपनी को छोड़ दिया और आपने उसको कंपनसेशन पे करी, तो ठीक है, ये कंपनी का एक्सपेंस तो है, बट इट इज अ एबनॉर्मल एक्सपेंस, यानी कि ये उस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए हर रोज के खर्चे नहीं है, ये कभी कभी खर्चे होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एबनॉर्मल एक्सपेंस, और इस लॉस को हम अपने बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। और एक होता है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। ये भी हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस। और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड एंड ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ये हमारे एबनॉर्मल गेन। तो इनको डिटेल के अंदर हम अगले
पार्ट में देखते हैं, अगले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। तो एबनॉर्मल गेन्स हमारे पास कौन से हैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कि देखो अगर आपने कोई बिजनेस ने क्या कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, लेट्स से एक गारमेंट का बिजनेस था, नॉर्मली वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है अपने बिजनेस का सामान बेचकर, गारमेंट्स को बेचकर, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20 लाख रुपए की एक मार्केट के अंदर बैंक के अंदर एफडी करवा दी, और वहां से उनको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है 60,000 का। ठीक है, वो बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर ऐड होगा, बट अगर कोई बंदा या आप कोई व्यक्ति है वो उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट क्या होगा? 10 लाख होगा या 10,60,000 होगा? उसके हिसाब से जो प्रॉफिट होगा वो होगा 10 लाख, क्योंकि उसको इस 60,000 की एफडी से कोई मतलब नहीं है। उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो जो गुडविल निकलेगी वो निकलेगी हमारे जेन्युइन प्रॉफिट से, ना कि उस प्रॉफिट से जो हमारा प्रॉफिट एबनॉर्मल गेन को इंक्लूड कर करा रखा है। तो इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो कोई आपको पैसा मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो रोज रोज तो मिलेगा नहीं, वो भी हमारी कौन सी होगी? एबनॉर्मल गेन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे चैप्टर के अंदर ये बेसिकली एबनॉर्मल गेन्स और एबनॉर्मल लॉस आते हैं, और कुछ होते हैं हमारे पास नॉर्मल एक्सपेंसेस। देखो नॉर्मल एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, रेंट हो गया हमारे पास, और रॉ मटेरियल का हो गया, टी एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे कौन से खर्चे हैं? नॉर्मल खर्चे हैं, जो हमें अपने प्रॉफिट से क्या करने हैं? माइनस करने हैं, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉफिट इन सभी खर्चों को माइनस करने के बाद ही हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, उसी प्रॉफिट से हम क्या निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे। बट उस प्रॉफिट के अंदर ना एबनॉर्मल गेन और ना ही एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड होना नहीं चाहिए। तो नॉर्मल एक्सपेंसेस जो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हमसे पूछे जाते हैं वो है, एक तो है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम देखकर बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि ये भी शायद क्या है? हमारा एबनॉर्मल एक्सपेंस है। नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ कंपल्सरी पेमेंट फॉर अ बिजनेस। देखो अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना ही करना पड़ेगा हर साल, ताकि आपका बिजनेस फायर से या किसी भी चीज से क्या हो सके? बच सके। तो इट इज योर नॉर्मल एक्सपेंसेस। बट जब आपने उस इंश्योरेंस को क्लेम किया तो जो आपको पैसा मिला, क्या वो आपको हर रोज या हर साल मिलेगा? नहीं, वो आपकी वन टाइम इनकम होगी। इस वजह से वो आपकी कौन सी इनकम होगी? एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल गेन। और उसके बाद हमारे पास क्या होती है? पार्टनर की सैलरी। तो पार्टनर की जो सैलरी है वो भी हमारे पास कौन सा होता है? पार्टनर की सैलरी हमारे नॉर्मल खर्चे होते हैं, बिकॉज पार्टनर ने हमारे पास वर्क किया है बिजनेस के अंदर, तो इसके खर्चे भी नॉर्मल खर्चे हैं। और एक होता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमें पता है हर साल का खर्चा है। नॉर्मली हमें इन एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ता है? अपने प्रॉफिट से माइनस करके, तभी हमारे पास क्या आएगा? जेन्युइन प्रॉफिट आएगा। तो ये थे हमारे पास एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल एक्सपेंसेस, और इनको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन है हमारे पास। इन क्वेश्चन के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं आएगा। तो लेट्स से कि A and B are partner, their ratio will be 3:2, और they want to change profit sharing ratio for that purpose. उस पर्पस के लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। यानी कि कितने से परचेज करनी है, कितने से मल्टीप्लाई करना है हमने? 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। तो आखिरी साल के 3 साल के प्रॉफिट्स का हमने क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हमारे पास 3 साल के पिछले क्या दिए हुए हैं? प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, बट इनके अंदर हमारे पास कुछ एबनॉर्मल गेन्स और कुछ एबनॉर्मल लॉसेस क्या है? इंक्लूड है। तो इन क्वेश्चंस को हम सबसे पहले देखो, बिजनेस को हमेशा किस प्रॉफिट से मतलब है? जेन्युइन प्रॉफिट से मतलब है। क्या निकालने के लिए? गुडविल निकालने के लिए। बट जो हमारे पास ये प्रॉफिट है, तो पहले साल 2018 के अंदर जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कितना प्रॉफिट है हमारे पास? 3 लाख का। तो क्या ये जेन्युइन प्रॉफिट है? नहीं, इसके अंदर इंक्लूड है 50,000 का लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, यानी कि 50,000 रुपए का एक नुकसान हुआ था, वो हमने इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। इंक्लूड कर रखा है मतलब क्या कर रखा होगा? माइनस कर रखा होगा। तो इस 50,000 के लॉस ने हमारे प्रॉफिट को क्या कर रखा होगा? कम कर रखा होगा। तो बट एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कम नहीं था। एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कितना था? 3,50,000। तो आप सोच के देखो कि 3,50,000 का प्रॉफिट था, बट इस लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर की वजह से आपका प्रॉफिट कितना शो हो रहा था? 3 लाख। बट जेन्युइन प्रॉफिट तो 3,50,000 था, बिकॉज ये 50,000 का जो खर्चा है ये बिजनेस का रेलिवेंट खर्चा नहीं है। ये तो अचानक से हो गया, कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है 3,50,000। यस। और 2019 के अंदर बात करें तो कितने का प्रॉफिट हुआ? हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 4 लाख रुपए का। और इसके अंदर क्या इंक्लूड है? वॉलंटरी कंपनसेशन पेड। तो क्या ये भी हम हर रोज पे करते हैं? नहीं, ये भी हम हर रोज पे नहीं करते। तो हमारा एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 5 लाख होगा। और उसके बाद अगले साल जो हमारा है
5 लाख का प्रॉफिट है और इस 5 लाख के प्रॉफिट के अंदर क्या इंक्लूड है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 50,000। तो ये तो अच्छी बात है, इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमारा नॉर्मल खर्चा है और वो हमने पे कर रखा है। तो पे कर रखा है तो उसको दोबारा पे करने की जरूरत है नहीं, जरूरत है। और इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने बताया है ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है, हर साल आपको पे करना ही पड़ेगा और उन्होंने पे करके दे दिया तो अच्छी बात है। तो हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा, 5 लाख ही रहेगा। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो इट विल बी 13,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आया 4,50,000। और फॉर गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमारे पास जो गुडविल आ गई वो आ गई 13,50,000। तो ये था हमारे पास एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A and B are partner want to calculate goodwill on the basis of last 5 completed years। तो जो उनकी गुडविल होगी वो किसके बेसिस के ऊपर होगी, आखिरी 5 कंप्लीटेड ईयर। देखो उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई ये नहीं बोला कि एवरेज प्रॉफिट लेना है या नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, कुछ भी लेना है। उन्होंने सिंपल बोल दिया जो गुडविल होगी वो 5 कंप्लीटेड ईयर के प्रॉफिट को ऐड करके हमारे पास आ जाएगी। तो पिछले 5 साल के हमें ये प्रॉफिट क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो ये था हमारे पास सबसे पहले 2016 का प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट था हमारे पास जो प्रॉफिट था वो था 4 लाख। और इसके अंदर क्या इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड है एक गेन फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। देखो क्या ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है या नॉर्मल प्रॉफिट है, आपने एक मशीनरी बेच दी, उससे आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट को हमने अपने प्रॉफिट में क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है। बट क्या ये मेरे बिजनेस का प्रॉफिट था, नहीं, इसने फालतू में मेरे प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ा रखा है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो इस वजह से 20,000 विल बी सबट्रैक्ट। और नेक्स्ट हमारे पास 2017 का अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2017 में क्या था, प्रॉफिट नहीं था, मेरे पास क्या था, लॉस था। कितने का लॉस था, 3 लाख का लॉस। तो लॉस को या तो आप यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिख सकते हो या इसके आगे एक साइन लगा सकते हो माइनस का। तो लॉस को हम बोल सकते हैं माइनस वाला प्रॉफिट। तो 3 लाख का में क्या हुआ, लॉस हुआ, छोड़ दो इसको। और इंक्लूडिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 4 लाख। मतलब इस जो लॉस के अंदर एक हमारे पास एक स्टॉक था जो आग लग गई थी, वो भी इंक्लूड कर रखा था। तो क्या वो हमारा जेन्युइन एक्सपेंस था, नहीं। तो दोबारा से इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2018। और इस साल हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ। और इसके अंदर क्या इंक्लूड था, इसके अंदर इंक्लूड था क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। देखो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा जो हमने +1 के अंदर बनाया था। छोटा सा हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसको बहुत इजीली समझ पाएंगे, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो लेट्स से यहाँ पर था हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा, लेट्स से 2 लाख। और यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, सेल्स। तो सेल्स थी हमारे पास 10 लाख की। और मैं क्लोजिंग स्टॉक बोलूं तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारे पास, 3 लाख का। तो अब आप देखो कि और आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट आया हमारे पास 11 लाख का। तो अब जो ये एडजस्टमेंट है इसने हमारे प्रॉफिट के ऊपर क्या किया, बढ़ाया कि कम किया, ये एडजस्टमेंट हमने चेक करनी है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक जो था वो था अंडर वैल्यू था। अंडर वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू कम लिख रखी है, कितने से, 50,000 से। तो यानी कि ये 3 लाख नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3,50,000 होना चाहिए, बिकॉज हमने इसको कम वैल्यू पे लिख रखा है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को ज्यादा कर देंगे 50,000 से। तो जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू को 50,000 से ज्यादा किया तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया, 13। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया वो है 11,50,000। यानी कि इस क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड ने मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इट इज अवर एबनॉर्मल लॉस। तो 50,000 मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर प्लस कर दूंगा। और उसके बाद हमारे पास है 2019। तो 2019 के अंदर जो हमारे पास प्रॉफिट था वो कितना था, 1 लाख था। अच्छा एक चीज हमने और याद रखनी है कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। ये चीज हमारे पास बहुत ज्यादा याद करनी है, इसको चाहे आप नोट भी कर लो कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा
तो अगले साल का हमारा क्या बन जाएगा, अगले नेक्स्ट ईयर का हमारा बन जाएगा वो ओपनिंग स्टॉक। तो इस साल हम, पिछले साल तो हमने इसको एडजस्ट कर दिया, तो अगले साल भी हमने इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो अगर पिछले साल वो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, तो इस साल क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। तो आप देख लो कि हमारा जो ये 2 लाख का प्रॉफिट था ये अंडर वैल्यूड है, तो 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, ये अंडर वैल्यूड है। अब 2 लाख की बजाय कितना लिखेंगे, 2,50,000। तो 2,50,000 लिखा, तो इसने मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो डायरेक्टली मैंने इसको तो यहाँ पर क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। दैट्स इट। चलो, तो उसके बाद हम देखते हैं कि 2019 के अंदर हमारे पास कितना प्रॉफिट था, 1 लाख का प्रॉफिट था, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, यानी कि 10,000 की उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट क्या कर रखी थी, इंक्लूड कर रखी थी। बट क्या वो हमारा जेन्युइन प्रॉफिट था, नहीं था। तो उसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो 50,000 मैंने ये वाला माइनस किया 2019 के अंदर, और 10,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस हुआ। और उसके बाद हमारे हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। अच्छा, बुक ने भी, क्वेश्चन ने भी हमें ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड दे रखा है। तो हमने ये नहीं सोचना कि ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड 20,000 है इसके अंदर इंक्लूड होगा, नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी करना ही करना है। और 20,000 हमें अलग से दे रखा है, तो उसको भी मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड मेरे प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। वो आप इस टेबल से भी बनाकर देख सकते हो आसानी से। चलो, तो हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट्स हो गए। तो नेक्स्ट साल का हमारे पास 2020 का प्रॉफिट कितना था, 2020 का प्रॉफिट था 4 लाख, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, हमें क्या दे रखा है, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000, मतलब जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो हम क्या करेंगे, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस तो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने पे किया हुआ है, नहीं किया हुआ, अगर इंक्लूडिंग होता तो पे कर रखा होता, हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं थी। बट अब उन्होंने बोला कि उन्होंने पे नहीं किया हुआ, तो क्या करेंगे, हम पे कर देंगे, 40,000 को भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो, तो इसके अंदर अब हम देखते हैं कि कितने प्रॉफिट्स आ गए और कैसे इसका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। चलो, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे इसके कंप्लीटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहला 2016 का जो हमारे पास प्रॉफिट आया हुआ है 4 लाख माइनस 20,000, तो ये आया 3,80,000। उसके बाद ये क्या था, माइनस, तो माइनस 3 लाख प्लस 4 लाख, ये कितना आ गया हमारे पास, 1 लाख। उसके बाद ये कितना था, 2,50,000 प्लस 50,000, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3 लाख। और ये कितना था, 1 लाख, और इसमें से माइनस कितना करना है, 50,000, 10,000 और 20,000 भी माइनस करना था। तो टोटल इसमें से कितना माइनस करना है, 80,000, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 20,000 आ गया। और 2020 के अंदर 40,000 ही माइनस करना था सिर्फ, तो हमारे पास कितना आ गया, 3,60,000। तो इसमें एक चीज हमने बेसिकली क्या याद रखी कि जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। बट इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, सिर्फ ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि हमें पता है 31 मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का भी 1 अप्रैल का भी ओपनिंग स्टॉक ही होगा। तो इसके हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट हमने करनी है। तो अभी हमें गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल निकालनी है आखिरी 5 साल के कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट, मतलब इसका कुछ एवरेज नहीं करना, सिंपल इसको क्या करना है, टोटल करना है। तो हमारे पास गुडविल कितनी आ गई, 5, 6, 7, 8, 9, ये आ गई हमारे पास 13,40,000। हमारे पास क्या आ गई, गुडविल आ गई, नहीं वेट, तो ये हमारे पास गुडविल आई 4 लाख, 5 लाख, 11,60,000। तो इसको ना ही किसी हमने इसका एवरेज करना है, ना ही इसको किसी से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज क्वेश्चन ने हमें दे दिया गुडविल इन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि A and B are partner, they wants to calculate goodwill on the basis of average profit of last 3 years, और लास्ट 3 साल के प्रॉफिट यही थे। तो फटाफट हम क्या बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। तो 2018, 2019 और 2020। तो सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितने थे, नॉर्मल प्रॉफिट थे इसके 3 लाख था, ये कितना था, ये था 4 लाख, और ये कितना था
2 लाख। तो फटाफट इसके एडजस्टमेंट्स देखते हैं कि उसको प्लस करना है या माइनस करना है। तो देखो प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड क्या था, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, नहीं ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, ये होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो हमारे पास इंटरेस्ट इंक्लूड था, एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा, ये हमारा पास जो इंटरेस्ट होगा वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंक्लूड था 1 लाख का। तो क्या इस इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे, तो इस 1 लाख को क्या करेंगे, माइनस, बिकॉज ये इसने फालतू में हमारे प्रॉफिट को क्या करके रखा है, बढ़ा रखा है। और सेकंड हमारे पास है 4 लाख इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 2 लाख। अच्छा, इस एडजस्टमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास 4 लाख का प्रॉफिट है और उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 2 लाख रुपए की हमने बिल्डिंग बनाई, बट गलती से हमने उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, रिपेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और कब किया, 1 अक्टूबर को। और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 10% लगी बिल्डिंग के अंदर। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि 2 लाख रुपए की हमने एक एसेट बनाई थी, बिल्डिंग बनाई थी, तो क्या होनी चाहिए हमारी एसेट, तो ये हमारा एक्सपेंस तो है नहीं, तो प्रॉफिट में से तो माइनस होगा नहीं। बट गलती से उन्होंने क्या कर दिया, इसको रिपेयर अकाउंट दिखा दिया। तो रिपेयर तो हमारा क्या होता है, नॉर्मल एक्सपेंस होता है, और हमने इसको रिपेयर में दिखा दिया, तो क्या कर रखा होगा, माइनस कर रखा होगा। बट क्या ये माइनस करने वाली चीज थी, नहीं, बिकॉज इट इज अवर एसेट। तो मैं दोबारा से इसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा 2 लाख रुपया। तो अब मैंने इसको, इन्होंने एक्सपेंस बना दिया था, बट अब मैंने इसको क्या बना दिया, अपनी एसेट बना दी। तो एसेट के ऊपर हमेशा क्या लगती है, डेप्रिसिएशन लगती है। यस, एसेट के ऊपर क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन। तो उन्होंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन कितनी है, 10% ऑन बिल्डिंग। देखो पहले तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाई होगी, बिकॉज उन्होंने उसको एसेट ट्रीट ही नहीं किया, उन्होंने इसको रिपेयर अकाउंट में दिखा दिया। और रिपेयर अकाउंट हमारा क्या होता है, नॉर्मल एक्सपेंस होता है, और उसको हमने माइनस कर रखा होगा। तो अब हमने उसको, उस गलती को ठीक किया, उसको रिपेयर अकाउंट से ट्रांसफर करके किसमें डाल दिया, बिल्डिंग अकाउंट के अंदर डाल दिया। तो अभी हमारी बिल्डिंग बन गई, तो मतलब एक्सपेंस खत्म हो गया। इसने फालतू में हमारे प्रॉफिट को क्या कर रखा होगा, कम कर रखा होगा, तो हमने बढ़ा दिया। और डेप्रिसिएशन क्या होगी, माइनस होगी, बिकॉज अब हमारी एसेट बन गई, तो डेप्रिसिएशन को भी तो माइनस करना है। तो 2 लाख के ऊपर हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितनी, 10%। और कितने महीने की, 6 मंथ की। कैसे पता चला मेरे को, बिकॉज ये 1 अक्टूबर को परचेज करी थी और ईयर एंडेड है हमारा 31 मार्च। तो कितने महीने के लिए इस बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी, इसके लिए लगेगी सिर्फ 6 मंथ्स के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 10,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। तो देखो इस साल डेप्रिसिएशन जो होगी वो हर साल लगती है एसेट के ऊपर। तो इस साल भी लगी है और अगले साल भी लगेगी। तो अगले साल देखो ध्यान से, अगला साल पूरा साल हमने इस पैसे को यूज किया, तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन होगी वो पूरी लगेगी इसके ऊपर। तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन होगी वो पूरी लगेगी। तो ये चीज हमने पहले ही ध्यान रख ली। तो 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना होता है। एक रखना होता है क्लोजिंग स्टॉक, कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। और दूसरा डेप्रिसिएशन जो है जहां से लगनी, देखो इस साल हमने 18 से उसको अपनी एसेट दिखा दिया, तो हमें पता है एसेट के ऊपर तो हर साल डेप्रिसिएशन लगती है, बट पहले साल कितनी लगी, 6 महीने की, बिकॉज ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 था और 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक सिर्फ 6 महीने ही हमने उसको यूज किया, तो 10,000 इसके ऊपर लगी। बट अगले साल 2020 पूरे साल यूज किया, बट डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 20,000 लगी डेप्रिसिएशन इसके ऊपर। चलो तो इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। 2020 की प्रॉफिट था हमारे पास 2 लाख इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 20,000, यानी कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो क्या था, ओवर वैल्यूड था। तो क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो एक बार फिर आप देख लो, ओवर वैल्यू का मतलब क्या था, ज्यादा था। तो देखो ओपनिंग स्टॉक कितना था आपके पास, लेट्स से एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो आप, एग्जांपल 2 लाख, और सेल्स कितनी थी हमारी 10 लाख, और लेट्स से आप क्लोजिंग स्टॉक मान लो कितना था, 4 लाख था। तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा, प्रॉफिट होगा हमारा 12 लाख रुपए। तो अब आप देखो कि क्लोजिंग स्टॉक अगर 20,000 से ओवर वैल्यूड है, मतलब एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, 3,80,000। तो अगर ये 3,80,000 मैंने कर दिया, तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ा कि कम हुआ, 13,80,000 माइनस, तो प्रॉफिट भी मेरा क्या हो गया, कम हो गया। तो इसने, इस ओवर वैल्यूएशन ने मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया। और ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो अगले साल भी क्या, अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, बट अगला साल हमें देरी रखा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बस इसी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट्स आए वो आए हमारे पास प्रॉफिट्स, हमारे पास जो प्रॉफिट्स आए वो आए 3 लाख माइनस 1 लाख, कितना आ गया हमारे पास, 2 लाख। और 4 प्लस 6 लाख माइनस 10,000, तो 5,90,000, बिकॉज बिल्डिंग हमने प्लस कर दी और डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दी, और ये आ गया हमारे पास 1,60,000। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास लास्ट 3 ईयर का, ये हो गया हमारे पास 9,50,000
50,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, और जितना भी नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, गुडविल निकल कर आ जाएगी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो है A and B wants to calculate goodwill by 2 year purchase of super profit of last 3 years। तो सुपर प्रॉफिट, अच्छा ये सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है, और जो हमारे पास प्रॉफिट दे रखी है वो दे रखे हैं आखिरी 3 साल के 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। टोटल एसेट्स है हमारे पास कितनी, 10 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 10%, और पार्टनर्स रेम्यूनरेशन ऑफ ईच ईयर, और ये क्या दिया हुआ मेरे को, पार्टनर्स। तो इसका मतलब क्या है, देखते हैं हम कि उन्होंने क्या बोला, हमने सुपर प्रॉफिट से क्या निकालना है, अपना गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट करने पड़ेंगे। तो कितना प्रॉफिट था मेरे पास पहले साल, 3 लाख, उससे बाद कितना था, 4 लाख, और उसके बाद कितना था, 5 लाख। क्या कोई एडजस्टमेंट करनी है, यस एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है एडजस्टमेंट, हमने उन्होंने बोल रखा है कि पार्टनर की रेम्यूनरेशन थी हर साल कितनी, 50,000। तो वो हर साल जो रेम्यूनरेशन थी 50,000, उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। और पार्टनर्स बोला है, पार्टनर नहीं बोला। तो 2 पार्टनर्स थे हमारे पास, A and B, और हर साल उनकी रेम्यूनरेशन कितनी होगी, 1 लाख होगी। तो वो रेम्यूनरेशन देने के बाद ही हमारे पास क्या आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। तो ये हो गया, इसको भी हमने 1 लाख को भी माइनस कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। तो ये आ गया हमारे पास, टोटल किया हमने, कितना आ गया हमारे पास, ये 9 लाख। और इस 9 लाख को हम क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। और इस 3 लाख को, ये आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 3 लाख। और हमें पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने करवाया था पिछली वीडियो के अंदर भी, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। बट टोटल एसेट्स दे रखी है कितनी, 10 लाख, बट आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं दे रखी। तो इट मींस 10 लाख की हमारी क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो इट मींस 1 लाख आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास 2 लाख। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, गुडविल होगी 2 लाख इंटू 2 ईयर्स। तो ये होगी हमारे पास 4 लाख। गुडविल इज अवर 4 लाख। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो राम एंड श्याम वर पार्टनर वांट्स टू कैलकुलेट गुडविल फॉर दैट एवरेज प्रॉफिट। और उनका एवरेज प्रॉफिट कितना था, 4 लाख था। कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आर 5 लाख ईच, और देयर करंट अकाउंट बैलेंस इज 50,000 एंड 30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले हमने किया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 4 लाख। तो इससे हम क्या निकालते थे, इससे निकालते थे न्यू कैपिटल। तो न्यू कैपिटल देखो, जिसको ये नहीं आता वो इससे पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई, 40 लाख। तो इसका मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब ये होता है, देखो एवरेज प्रॉफिट कितना था आपका, 4 लाख था, और नॉर्मली आपको बैंक कितने रुपए, कितना रिटर्न दे रहा है, 10% दे रहा है। तो ये आपने, ये जो प्रॉफिट कमाया, ये आपने बिजनेस से कमाया, बैंक से नहीं कमाया। बट अगर आपको 4 लाख रुपए बैंक से कमाने पड़ते तो आपको कितने पैसे बिजनेस में, कितने पैसे बैंक में रखने पड़ते। तो बेसिकली अगर आपने 4 लाख रुपए कमाना है तो वो 4 लाख रुपए एक तरीके से आपको 10% के इक्वल होगा, क्योंकि आपको बैंक से 4 लाख रुपए लेना है तो आपको बैंक तो 10% इंटरेस्ट ही देगा, और वो 10% इंटरेस्ट का आपका अमाउंट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए। तो मतलब आपको टोटल कितने पैसे रखने पड़ेंगे बैंक के अंदर इस 4 लाख को कमाने के लिए, 40 लाख। बट एक्चुअल में आपने लगाए कितने, तो दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आपने कितने एक्चुअल में कैपिटल लगाए, या ओल्ड कैपिटल एक्चुअल में पैसा कितना लगाया। तो कितना लगाया, देखो तो हमारे पास दे रखा है कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम 5 लाख ईच। 5 लाख ईच मतलब 5 लाख राम की और 5 लाख ही श्याम की। और उसके बाद हमें क्या दे रखे, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी क्या हैं, ये वही बैलेंसेस हैं जो इनकी कैपिटल में क्या होंगे, ऐड होते हैं, बिकॉज करंट अकाउंट भी इन्हीं की कैपिटल होती है। तो इट विल बी 10,80,000 की इन्होंने लगाया कितना पैसा बिजनेस के अंदर, सिर्फ 10,80,000। बट और कितने का इंटरेस्ट इनको, एक तरीके से कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 4 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये किस चीज का कमा रहे हैं, अपनी गुडविल का। तो 40 लाख
अलग देखो, लगाना चाहिए था 40 लाख रुपया जिससे आप ये 10% कमा सकते, बट लगाया कितना, सिर्फ 10,80,000। तो 29,20,000 हमारी क्या आ गई, हमारी आ गई गुडविल आ गई। तो इस ये गुडविल हमने कैसे फाइंड आउट करी, न्यू कैपिटल तो ये हमारी निकली थी 40 लाख और माइनस ओल्ड कैपिटल जो एक्चुअल में लगा रखी थी बिजनेस के अंदर, और हमारे पास क्या निकल कर आ गया, हमारे पास निकल कर आ गया गुडविल ऑफ द फर्म की। मतलब कि 40 लाख रुपए आपको 4 लाख रुपए कमाने के लिए जरूरत थी, बट आपने लगाए कितने बिजनेस के अंदर, आपने बिजनेस के अंदर लगाए सिर्फ और सिर्फ 10,80,000। तो मतलब 29,20,000 आपने लगाए भी नहीं, तो इट विल बी योर गुडविल जिसका आपने क्या किया, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। तो गुडविल कितनी होगी, 29,20,000। तो ये थे हमारे पास सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और विद एडजस्टमेंट। तो इससे ज्यादा इस गुडविल चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो अगर आपको, और इसी वीडियो के नीचे मैंने एक छोटा सा टेस्ट दे दिया है, उस लिंक को भी आप ज्वाइन करके टेस्ट भी दे सकते हैं। थैंक यू।